बच्चों, मधु आपके इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 9वीं कक्षा के व्याकरण के अनुवाद भाग को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुवाद पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा से उसके साथ बात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, मुँह गौली। तो ये जो मैं यहाँ पर अभी जो बोली, तो ये उड़िया भाषा में हम लोगों ने बोला। तो जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे बच्चों? मैं गया, या फिर मैं जा रही थी, या मैं आ रही थी। इस प्रकार से हम इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी कहानी, जो कि हमारे क्रिकेट खेल के ऊपर आधारित है, वो दिखाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, क्रिकेट के मैदान पर जब हम लोग खेलने जा रहे हैं तो उस समय हम क्या क्या लेकर जाते हैं? बैट लेकर जाते हैं, बॉल लेकर जाते हैं और विकेट भी साथ में लेकर जाते हैं। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो किस प्रकार से हम लोग खेलते हैं और आपस में हम लोग कैसे बातचीत करते हैं, यहाँ पर इस कहानी में देखिए। हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैदान में हम लोग क्या खेल रहे थे? क्रिकेट का खेल खेल रहे थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, शाम होती है और शाम हो जाने पर हमें बॉल कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खेल को बंद करके हम लोग घर लौटना शुरू करते हैं। तो उस समय हम लोग घर क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि शाम का समय हो जाता है और धीरे धीरे अंधेरा भी शुरू हो जाता है। इसलिए हमें बॉल दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम खेल को बंद करके वहाँ से घर लौटने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। तो पहले हम घर पहुँचना चाहते हैं। क्यों घर पहुँचना चाहते हैं? अगर हम समय पर घर नहीं पहुँचेंगे तो घर वाले हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो ये था एक छोटी सी कहानी हमारे क्रिकेट खेल के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार बैट बॉल इन सारे चीज़ों को लेकर हमने एक छोटी सी कहानी बनाई, और उस कहानी के तौर पर बच्चों ने किस प्रकार उस खेल का आनंद लिया, और फिर समय रहते ही उन्होंने किस प्रकार खेल को उन्होंने ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद वो घर किस प्रकार से शांति से लौटते हैं और समय रहते ही घर लौटकर चले जाते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, रास्ते में कोई अनहोनी नहीं होगी और उनके घर वाले भी उनके ऊपर नाराज नहीं होंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी आसानी से हो गया। एक हुआ क्रिकेट खेल के बारे में हमें पता चला, किस प्रकार से हम बैट बॉल आदि का उपयोग हमने किया, और समय रहते ही किस प्रकार से हमारा खेल खत्म हो गया और घर वाले भी हमारे ऊपर किस प्रकार से खुश हुए। अब देखिए हम लोग अनुवाद किस तरह से करेंगे। तो अनुवाद करने से पहले हम लोग सबसे पहले अनुवाद की परिभाषा जानते हैं। तो अनुवाद की परिभाषा जो है वो है एक भाषा में लिखित वाक्य या वाक्यों को हम क्या करेंगे, दूसरी भाषा में लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम अनुवाद कहते हैं। जैसे कि सभी लोगों का एक एक मातृभाषा होती है और उस मातृभाषा से हम दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करते हैं ताकि दूसरे लोग उस भाषा को आसानी से समझ सके। जैसे कि यहाँ पर हमारी मातृभाषा है उड़िया। उड़िया से हम लोग उसको किस भाषा में रूपांतरित करते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा आप लोग जानते हैं, हिंदी भाषा में हम लोग उसको रूपांतरित करते हैं। तो उड़िया से जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट या अनुवाद करते हैं तो उससे क्या होता है, हर इंसान उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हिंदी से उड़िया में अनुवाद करने के लिए इन दोनों भाषाओं को जानना बहुत जरूरी है। एक है मातृभाषा उड़िया और दूसरी है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। यानी सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें उड़िया को अच्छी तरह से समझना, जानना और लिखना चाहिए। उसके बाद उस भाषा को हम दूसरी भाषा में, चाहे वो राष्ट्रभाषा हो या विदेशी भाषा हो, जिस किसी भी भाषा में हम उसको रूपांतरित कर सकते हैं, यानी हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, अनुवाद करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अनुवाद करने की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर देखिए। पहले
पहले हमें क्या करना चाहिए, मूल भाषा के वाक्य को पढ़ना चाहिए, यानी जो वाक्य दिया गया है उसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना और समझना चाहिए। पढ़ना और ठीक से उसे हमें समझना भी चाहिए। मूल भाषा के वाक्य के विभिन्न अंगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भाषा की क्या होता है, वाक्य संरचना और उसकी जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। मूल भाषा के वाक्य के अंगों का आपस में कैसा संबंध है उसे भी हमें समझना चाहिए। सबसे पहली बात है, यहाँ पर वाक्य को हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसे समझना चाहिए। दूसरी बात है हमारी, उसके जो विभिन्न अंग है यानी लिंग, वचन, पुरुष, ये सारी जो चीजें हैं उसको भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसकी जो वाक्य संरचना की जो शैली है वो भी अलग अलग होती है। मूल भाषा के वाक्य के अंगों को आपस में उनका संबंध किस प्रकार से है वो भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। वाक्य के दो मुख्य अंश होते हैं, एक है उद्देश्य या कर्ता और दूसरा है हमारा विधेय अर्थात कर्ता के अनुसार चलने वाली क्रिया। तो वाक्य में हम लोग पहले से जानते हैं और व्याकरण में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उद्देश्य यानी एक कर्ता का होना अति आवश्यक है और कर्ता के अनुसार ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर विधेय होता है। तो वाक्य में सबसे पहले हम वाक्य के जो दो मुख्य अंश है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता का अंश और दूसरा जो विधेय है वो कर्ता के अनुसार जो हमारी जो क्रिया होती है उसके बारे में हम विधेय उसको कहते हैं। तो आगे देखिए, तो कर्ता में क्या होता है, लिंग, वचन और पुरुष। लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हमारा क्या होता है, क्रिया हमारी हिंदी भाषा में होती है। यह हिंदी भाषा की विशेषता है, यानी हिंदी में हमारा क्या क्या मुख्य रूप से हम एक वाक्य में देखते हैं, एक है लिंग, दूसरा है वचन, लिंग यानी वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, दूसरा है वचन यानी एक वचन में है या बहुवचन में वो वाक्य है। पुरुष को 3 भागों में विभक्त किया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम कर्ता के बारे में जब हम लोग हिंदी भाषा में देखते हैं यानी वाक्य में देखते हैं तो सबसे पहले ये 3 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक है लिंग यानी कर्ता हमारा पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में, उसके बाद कर्ता हमारा एक वचन में है या बहुवचन में है, देन पुरुष, उसमें पुरुष कौन से ये में है, अनुरूप है। ये सारी चीजें हमें कर्ता का और क्रिया का देखना चाहिए एक वाक्य में। यह हिंदी भाषा की विशेषता है। ओडिया में क्या होता है, देखिए ओडिया में क्रिया पर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ओडिया वाक्य लिखते समय हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, कर्ता पद के लिंग को जानना आवश्यक नहीं है। परंतु हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी के हर संज्ञा पद को और लिंग को जानना जरूरी है। उसके बिना आप लोग अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे और ना ही आप उसे लिख पाएंगे। तो बच्चों, आज हम लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार किस प्रकार से अनुवाद करेंगे और उसमें किन किन बातों का हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, लिंग के अनुसार हम किस प्रकार से पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में अनुवाद करेंगे। तो पुल्लिंग में देखिए, लड़का जाता है, ये हिंदी में हुआ। जब आप ओडिया में लिखोगे पिलाटी जाए बा जाऊची, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में लड़की जाती है, ओडिया में जब आप लिखोगे झियटी जाए बा जाऊची। उसी प्रकार से पुरुष के अंतर्गत हमारे 3 पुरुष यहाँ पर आते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं गांव में रहता हूँ, ये हिंदी में हुआ। ओडिया में मुँह गारे रहे। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में तुम क्या करते हो, तुम्हें कौन करुछ ओडिया रे। उसी प्रकार से अन्य पुरुष में किसान खेती करते हैं, कृषक माने चाष करंती। तो आपने यहाँ पर देखा हिंदी में हम किस प्रकार लिखते हैं,
कर्ता के अनुसार, और फिर यहाँ पर परिवर्तन और कहाँ होता है, पुल्लिंग के अनुसार और स्त्रीलिंग के अनुसार। आपके कर्ता में परिवर्तन होगा प्लस आपके क्रिया में भी परिवर्तन होगा। परंतु ओडिया में आप क्या यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि तैसे हम लोग लिखते हैं। ओडिया में आपका कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए लास्ट वन, वचन। वचन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर कोई भी एक पदार्थ हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, लड़की काम करती है, यानी सिर्फ एक लड़की। जब आप ओडिया में इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, झियोटी काम करे बा करूअछि। उसी प्रकार से बहुवचन यानी एक से जहां पर ज्यादा। तो एक से ज्यादा जहां पर होता है, अभी देखिए लड़की एक वचन में है, जब आप बहुवचन में लिखते हो तो क्या हुआ, लड़कियां। तो लड़कियां काम करती है। जब आप ओडिया में लिखोगे क्या होगा, झियो माने काम करंती। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार किस प्रकार हम अनुवाद करेंगे और किन किन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने देखा। तो बच्चों, अभी हम भूतकाल के अंतर्गत किस प्रकार से यहाँ पर अनुवाद करेंगे वो आप लोगों देखिए। यहाँ पर उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं गया या गई, तो ओडिया में क्या होगा, मुँह गली। उसी प्रकार से मैं का यहाँ पर आप बहुवचन में देखिए, हम गए या गई। उसी प्रकार से ओडिया में आंबे माने गलू। देन मध्यम पुरुष के अंतर्गत देखिए, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, ये तीनों आते हैं। तो पहले वाले वाक्य में देखिए, तू गया या गई। उसी प्रकार से ओडिया में तू गलू। देन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, तुम गए या गई। उसी प्रकार से ओडिया में तुम्हें गलो। थर्ड सेंटेंस में आप गए या गई। उसी प्रकार से ओडिया में आपण गले। देन लास्ट वन इज अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में वह गया या गई। देन ओडिया में क्या लिखोगे, से गला। उसी प्रकार से वे गए या गई, ओडिया में से माने गले। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भूतकाल में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंतर्गत किस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा। अब देखिए, भूतकाल के बारे में तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। अभी देखिए वर्तमान काल के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर अनुवाद करेंगे। तो वर्तमान काल का मतलब है यहाँ पर जो रोजमर्रा के काम, यानी आप हर दिन जो काम करते हो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। तो पहले वाक्य में देखिए, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं काम करता हूँ या करती हूँ, ये आपका कर्ता और करती, ये दोनों क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार आपका परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से ओडिया में मु काम करुछि। मध्यम पुरुष में तू काम करता है या करती है। उसी प्रकार से ओडिया में तू काम करुछु। अन्य पुरुष में हरि काम करता है, सीता काम करती है। तो ओडिया में क्या होगा, हरि काम करुछि, सीता काम करुछि। तो वर्तमान काल में आप रोज जो काम करते हो। उसके बाद देखिए भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में आप आगे जाकर क्या काम करोगे उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है, और वो कार्य कब होगा उसके बारे में भी आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो भविष्यत काल में सबसे पहले देखिए, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार आपका हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। परंतु और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, ओडिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ओडिया रे मु पढ़ीबी। मध्यम पुरुष में तू पढ़ेगा या पढ़ेगी। उसी प्रकार से ओडिया में तू पढ़ीबो। अन्य पुरुष में राम पढ़ेगा, सीता पढ़ेगी। राम पढ़ेगा या राम पढ़ीबो नहले सीता पढ़ीबो। ओडिया में कुछ भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। परंतु हिंदी में आपका कर्ता के अनुसार लिंग में परिवर्तन होगा। अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया में भी परिवर्तन होगा, अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया में भी आपका परिवर्तन होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हिंदी से
ओडिया में अनुवाद करेंगे, जो कि ज़्यादातर आपके परीक्षा में आता है। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी में आपको एक वाक्य दे दिया गया है, उसको आप क्या करेंगे, ओडिया में उसको आप अनुवाद करेंगे। तो देखिए पहले वाक्य में क्या है, गाय है। गाय एक पालतू जानवर है, उसको आप ओडिया में कैसे लिखेंगे, गाई गोटिए गृहपालित पशु। दूसरा वाक्य देखिए, हम उसके रहने के लिए बाड़ा बनाते हैं। ये जो बाड़ा शब्द है उसको हम ओडिया में कहते हैं गुहाड़। ठीक है, हम उसके रहने के लिए बाड़ा बनाते हैं। हिंदी में हम ओडिया का गुहाड़ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बाड़ा बोलते हैं। आमे ता रहिबा पाई गुहाड़ तियारी करू। तीसरे वाक्य में देखिए, हम उसे घास धाना आदि खिलाते हैं। तो गाय को आप लोग क्या क्या खिलाते हैं उसके बारे में तीसरे वाक्य में दिया गया है। तो जब आप उसको उड़िया में अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे, आमे ताको घास दाना आदि खुआऊ। चौथे वाक्य में देखिए, गाय हमें दूध देती है। तो उड़िया में हम लोग उसको क्या करेंगे, गाय आमको खीर दिए। पांचवें वाक्य में दूध से दही छाछ पनीर और घी आदि बनते हैं। तो उड़िया में हम लोग उसको क्या लिखेंगे, खीररु दही घोड़ दही छेना और घी आदि तैयारी हुए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी वाक्य से उसको उड़िया में किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। अब दूसरा देखिए, उड़िया से हम लोग अभी उड़िया से उसको हिंदी में किस प्रकार से अनुवाद करेंगे। तो उड़िया से हम लोग हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे, देखिए, पुस्तक आमर मित्र। तो जब हम उसको हिंदी में लिखेंगे पुस्तक हमारी मित्र है। दूसरे वाक्य में देखिए, पुस्तक पढ़ी आमे समय सदुपयोग करी थाऊ। हिंदी में लिखेंगे पुस्तक पढ़कर हम समय का सदुपयोग करते हैं। तीसरे वाक्य में देखिए, एथिपाई आमर भल पुस्तक बाछिबा दरकार। तो हिंदी में यहाँ पर किससे लिखेंगे, इसलिए हमें अच्छी पुस्तक चुननी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और आप हमेशा ध्यान में भी रखिए कि सबसे पहले कर्ता कौन से लिंग में है, वचन में है और पुरुष में है, उसको आप ध्यान में रखकर जब आप उसका अनुवाद करेंगे तो वो वाक्य आपका कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा वो सही रहेगा। यहाँ पर ओडिया में देखिए, एथिपाई आमर भल पुस्तक बाछिबा दरकार, इसलिए हमें अच्छी पुस्तक चुननी चाहिए। चौथे वाक्य में देखिए, गला बरस मु 10टी पुस्तक किणी थिली। पिछले साल मैंने 10 किताबें खरीदी थी। पांचवा वाक्य देखिए, एथिपाई बापा मते 500 टंका देइथिले। तो लास्ट वाक्य में क्या होगा, इसके लिए पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिए थे। तो यहाँ पर ओडिया में देखिए वाक्य जैसे के तैसा ही रहता है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। परंतु हिंदी में हम लोग लिंग का ध्यान रखते हैं, वचन का ध्यान रखते हैं और पुरुष का ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि कर्ता हमारा जिस लिंग वचन और पुरुष में होगा उसी के अनुसार ही हमारे क्रिया में भी परिवर्तन होगा। अगर हम ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमारा वाक्य गलत नहीं होगा और हमारा अनुवाद हमेशा सही होगा। अब देखिए बच्चों, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो आप लोगों के परीक्षा में भी आते हैं। तो परीक्षा में ज्यादातर हमारे उड़िया के वाक्य दे दिए जाते हैं और उसको हमें क्या करना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, सेमाने मन देई पाठ पढ़ंती। दूसरा वाक्य देखिए, पिलाटी सेठारे बंसी बजाउथिला। तीसरा वाक्य, सेमाने बही गुड़िक किणिले। चौथा वाक्य, मो बापा काली बस रे आसीबे। पांचवा वाक्य, पिला माने छात उपरे खेलुछंती। सबसे पहले लिंग का आप ध्यान रखेंगे, कर्ता किस लिंग में है, वचन में है और पुरुष में है, उस प्रकार से आप उसका परिवर्तन करेंगे।
देखिए, सबसे पहला वाक्य है हमारा यहाँ पर, सेमाने मन देई पाठ पढ़ंती, वे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, पिलाटी सेठारे बंसी बजाऊ थिला, बच्चा वहां पर बंसी बजा रहा था। तीसरे वाक्य में, सेमाने बही गुड़िक किणिले, वे किताबें खरीदे, बाकी का जो दो रहा, मो बापा काली बस रे आसीबे, पिला माने छात उपरे खेलुछंती। ये दो मैं आपको गृह कार्य के तौर पर दे रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आज जो हम लोगों ने अनुवाद के ऊपर जो पढ़ा, आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान से देखा होगा कि ओडिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु हिंदी में जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं या अनुवाद करते हैं तो उसमें हमें कर्ता कौन से लिंग में है, वचन में है और कौन से पुरुष में है, उसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हम अनुवाद कर सकते हैं और अनुवाद में कोई भी गलती नहीं होगी और बड़े आसानी से हमारे अच्छे नंबर भी उसमें आ सकते हैं। आज का जो अनुवाद के ऊपर जो व्याकरण का ये जो अध्याय था यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। धन्यवाद।